मई 2023 को मूडीज, जो दुनिया के टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से एक है, उसमें इंडिया के लिए एक अमेजिंग रिपोर्ट पब्लिश हुई। इंडिया ने फाइनली $3.5 ट्रिलियन के जीडीपी का मार्क क्रॉस कर लिया है। एंड नाउ दिस इज ह्यूज फॉर इंडिया बिकॉज जरा ये लिस्ट देखो, इसमें इंडिया 2019 तक 6th पोजीशन पर था और आज 5th पोजीशन पर आ चुका है। वो भी इतने जल्दी कि जहां पर $1 ट्रिलियन के मार्क को पहुंचने के लिए हमें 60 साल लग गए थे और हम तब 11th पोजीशन पर थे, और वहीं पर $2.5 ट्रिलियन के मार्क को इंडिया ने बस पिछले 10 साल में ही कवर कर लिया है। आज हम इस ग्लोबल लिस्ट में 5th पोजीशन पर आ चुके हैं। इनफैक्ट इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के हिसाब से हम 2026 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन भी जाएंगे। अब ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, किसी भी देश की इकोनॉमी को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए ऑब्वियसली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेजर रोल प्ले करते हैं। वैसे ही इंडियन जीडीपी ग्रो होने के पीछे भी टोटल 7 मेजर फैक्टर्स का सबसे बड़ा हाथ रहा है, जिसे खुद गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने इस डॉक्यूमेंट में कोट किया है। सो इस वीडियो में हम बाकी के वीडियोस की तरह जीडीपी ग्रोथ के लिए स्किल्ड लेबर फोर्स और स्टार्टअप्स के डिस्कशन को जरा भी नहीं करेंगे। इंस्टेड हम गवर्नमेंट द्वारा दिए इन्हीं सारे पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिवली स्क्रूटिनाइज करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम तो ये है अपनी तारीफ करना और ये बताना कि हमारे रूल में देखो देश कितना आगे बढ़ रहा है, बट इसे स्क्रूटिनाइज करना हमारा काम होना चाहिए, राइट? जिससे कि हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को रैशनली और क्रिटिकली देख पाए और उसके कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर पाए। सो गवर्नमेंट के हिसाब से सबसे पहला रीजन जिसने इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट किया है वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सपोर्ट। अब इसके नाम के पीछे मत जाओ, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। देखो पिछले कुछ सालों में बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड जैसी एनबीएफसीज, यानी कि वो बैंक्स जो नॉर्मल बैंक्स जैसे सेविंग अकाउंट ओपन करके फंड्स नहीं लेते बल्कि सिर्फ लोन्स देते हैं, इनका क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो 8.6 से 13.7% पर पहुंच गया है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जहां पर पहले 100 में से सिर्फ 8 लोगों को ही ये एनबीएफसीज लोन बांट पाते थे, वहीं अब ये ऑलमोस्ट 14 लोगों को लोन बांट पा रहे हैं। यानी कि ये क्लियर इंडिकेटर है कि ये जो लोन बांट रहे हैं उसे कस्टमर्स चुका भी पा रहे हैं और इसीलिए ऑब्वियसली ये और लोन बांट रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनसे ही छोटे बड़े बिजनेसेस लोन लेकर अपना काम चालू कर सकते हैं। छोटे छोटे उद्योग क्रिएट हो पाते हैं और जो भी टैलेंटेड लोग हैं जिनके पास आइडियाज है, एम्बिशन है, उनको एक कैपिटल लेने के लिए सहूलियत मिल जाती है, जिससे कि वो अपने आइडियाज पर इन्वेस्ट कर पाते हैं और नतीजन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब इकोनॉमी स्पार्क हो जाती है। पर अब सवाल यह है कि ये तो कोई भी गवर्नमेंट कर सकती है, राइट? इसमें इतनी हार्ड बात क्या है? ये गवर्नमेंट ऐसा कैसे कर पाई, ये कैसे हो पाया? तो जब हमने इसमें रिसर्च किया ना, तो एक स्टेप इंडिया ने 2020 में लिया था, जो था आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज के अंडर 30,000 करोड़ रुपए एनबीएफसीज को अलॉट करना। अब इस फंड को एनबीएफसीज ने देश भर में एज लोन्स बांटा। अब ऑब्वियसली एनबीएफसीज प्राइवेट एंटिटीज होती है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट चले जाए, राइट? लेकिन यहां पर स्टेटिस्टा के डेटा के हिसाब से जितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था उससे ज्यादा पैसा इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट के पास वापस आ चुका है। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो गई, जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लोगों को मिले, वो सब अलग। सो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है कि गवर्नमेंट की जो प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुई, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो काम आई और एट द एंड उनको उनका पैसा सूद समेत वापस से मिल भी गया। अब भारत में क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज चालू हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, एंटरप्रेन्योर्स को और जज्बा मिला और जोश मिला कि वो अपने कंपनीज को स्केल कर सके, एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। इन वजहों से भी जीडीपी इंक्रीज हुई और इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है जिसने हमारे जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दिया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि गवर्नमेंट ने कहा है कि इस रिफॉर्म का जीडीपी ग्रोथ में मेजर रोल रहा है, वो है रिफॉर्म्स इन कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो मेक इन इंडिया को ना और भी ज्यादा बूस्ट करने के लिए 2019 में गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स या सिंपली कंपनीज के इनकम टैक्स रेट्स को 30% से कट करके 22% कर दिया था। फिर उन्होंने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को मोटिवेट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी इंट्रोड्यूस किए थे। अब इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करते ही 5,000 फॉरेन कंपनीज ने इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रजिस्टर किया और बस एक ही साल में इस सेक्टर में ऑलमोस्ट डबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ गए। नाउ ये काफी मेजर रिफॉर्म्स है जो इंडिया में आज तक नहीं लिए गए।
और ये काफी रिस्की भी है और इस डिसीजन को लेने के लिए बहुत कन्विक्शन लगता है और शायद ये भी एक रीजन है कि पहले वाली गवर्नमेंट्स ऐसा नहीं की। लेकिन हमारे रिसर्च में ये सामने आया कि एक्चुअली में ये इंडियन कंपनीज के लिए कोई मेजर बेनिफिट्स नहीं है, क्योंकि अगर हम हमारे कंट्री के कॉर्पोरेट टैक्स रेट को बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें, जैसे मॉरिशस या मालदीव्स, तो उनका कॉर्पोरेट टैक्स रेट भी हमसे 7 से 8% कम है। और केमैन आइलैंड्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, ऐसे छोटे आइलैंड कंट्रीज में तो लिटरली 0% पर है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन था कि यूएई जैसी कंट्री भी डेवलप हो पाई और इसीलिए इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिसीजन ने कहीं ना कहीं इंडिया को काफी बेनिफिट किया। अब हम ये नहीं कह रहे ऑब्वियसली कि 0% टैक्स कर देना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स बिजनेसेस से टैक्स कलेक्ट करने से ही गवर्नमेंट के पास मेजर पैसा आता है जिससे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा कर सकती है। पर एटलीस्ट मॉरिशस और मालदीव जितने लेवल पर अगर हम नहीं आए तो इसका देश के रेवेन्यू पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और एक्चुअली इसमें टाइमिंग भी होती है, तो एक पर्टिकुलर कंट्री किस स्टेज पे है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, उसके हिसाब से अगर टैक्स रेट्स को सेट किया जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रोल प्ले कर सकता है उस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर यह भी है कि बहुत सारे कंपनीज, इंडियन कंपनीज, टैक्स को बड़े ही टैक्टिकली इवेड करते हैं। वो अपने कंपनी को रजिस्टर करते हैं किसी बाहरी कंट्री में जहां पे टैक्स रेट्स काफी कम है, जैसे मालदीव्स और मॉरिशस, और इससे वो कॉर्पोरेट टैक्स को बड़े आसानी से बाईपास कर लेते हैं, लेकिन अपने ऑपरेशंस को तो इंडिया में ही कंटिन्यू रखते हैं। और इस लूपहोल के वजह से कॉर्पोरेट टैक्स कट करने के बावजूद भी पिछले 2 सालों में गवर्नमेंट को 1.84 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। सो ऑब्वियसली यहां पर इसी पर्सपेक्टिव से एक और बार सोचा जा सकता है कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को थोड़े और कम कर दिए जाए तो बहुत सारे कंट्रीज इंडिया में ही ये सारे ऑपरेशंस करना प्रेफर करेंगे। खैर, अब आते हैं गवर्नमेंट द्वारा दिए गए थर्ड जीडीपी बूस्टिंग फैक्टर पर, मार्केट में eKYC इंट्रोडक्शन। यस, इजी केवाईसी फॉर इन्वेस्टर्स इन कैपिटल मार्केट्स। आज इंडिया के स्टॉक मार्केट में अब तक का हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आया है, करीब 12,693 करोड़। और ऐसा इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इस ग्राफ में जैसे आप देख सकते हो कि पिछले 10 सालों में हम जो शेयर्स खरीदते हैं उसे स्टोर करने वाले डीमैट अकाउंट्स लिटरली 2 गुना बढ़ गए। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। सो 2018 के पहले इस अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर को 5 से 7 दिन लग जाते थे क्योंकि स्टॉक ब्रोकर्स आपके घर आकर फिजिकल वेरिफिकेशन किया करते थे, which was time consuming. बट 2019 के एंड में कोविड आते ही हमने इस फिजिकल प्रोसेस को eKYC यानी ऑनलाइन वेरिफिकेशन में बदल दिया। मतलब अब आप आधार, ई साइन और डिजी लॉकर पर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स की मदद से बस कुछ ही मिनटों में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते थे। या सिंपली कहा जाए तो अब इस ऑनलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस से डीमैट ओपनिंग का टीडियस प्रोसेस काफी फास्ट और इजी हो गया, जिससे कई सारे डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए और आम लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका मिल पाया। और फाइनली ये सब का असर कहां पे दिखाई दिया? इंडियन मार्केट्स ग्रो हुए, फंड्स का फ्लो बढ़ा, उन्हें इन्वेस्टमेंट मिला, उन्हें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का मौका मिला। अब इस मैकेनिज्म को खुद इंडिया के लीडिंग फाइनेंस कंपनी IIFL सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भासिन ने भी कंफर्म किया है। पर फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो भी सुना ये सिर्फ एक सिक्के का एक पहलू है। अभी भी इंडियन मार्केट अपने फुल पोटेंशियल पर रन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन ब्रोकर ऐप ज़ेरोधा के फाउंडर नितिन कामत का यह कहना है कि इंडिया की eKYC पॉलिसी में अब तक NRIs को इंक्लूड नहीं किया गया है, जो ज्यादा अमीर है और ज्यादा क्वांटिटी में स्टॉक्स खरीदने की कैपेसिटी रखते हैं, which again is a huge loss for India. So इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट अगर यहां पर स्विफ्ट पॉलिसी डिसीजन ले लेती है तो और कंट्रीब्यूशन दे सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कैटलाइजेशन में। अब मिस्टर कामत NRIs द्वारा आने वाले फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट्स पर इतने ज्यादा एम्फेसाइज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व आपके देश की इकोनॉमी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। फॉरेक्स रिजर्व इज अ बिग थिंग फॉर एनी कंट्री। लाइक अकेले अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स ने $642 बिलियन का रिकॉर्ड हाई फॉरेक्स रिजर्व शो किया था, जिसमें से करीब $104 बिलियन तो सिर्फ इंडिया के बाहर रहने वाले इंडियंस ने ही भेजा हुआ फॉरेन रेमिटेंस का कंट्रीब्यूशन था। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट आ जाता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मतलब इंडियंस, हार्डकोर इंडियंस एट देयर हार्ट, वो कहते हैं कि यार जो लोग बाहर जा रहे हैं, कंट्री से बाहर जा रहे हैं, उन्हें बाहर जाने से रोको, इंडिया का ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए। बट ये लोग बाहर जाकर भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जितना इंडियंस इंडिया में रह के कर रहे हैं, बिकॉज जो वो वहां से यहाँ पे इंडिया में अपने फैमिली को पैसा भेज रहे हैं उसे फॉरेन रेमिटेंस कहा जाता है।
और वो इंडिया के लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है बिकॉज वो फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ाता है। अब ये फॉरेन रेमिटेंस यानी कि फॉरेक्स रिजर्व्स के रूप में मौजूद पैसा कैसे हमारे देश को स्ट्रांग बनाता है और ये स्ट्रांग करेंसी आपके देश को कैसे एक डोमिनेटिंग पोजीशन पर लेकर जाती है, इसको आप करेंसी का खेल इस ऑडियो बुक से समझ सकते हो। आई हाईली रिकमेंड आप इस ऑडियो बुक को सुनो क्योंकि इससे आपके कोर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे जो आज के टाइम पे आपके होने चाहिए। एंड यू नो व्हाट, ये ऑडियो बुक कुकू एफएम ऐप पर मौजूद है। अब कुकू एफएम ऐप सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके पूरे फैमिली के लिए एक धमाकेदार ऑफर लेकर आया है। कुकू एफएम्स फैमिली प्लान सिर्फ 199 रुपीस में आ चुका है और इस पर भी आपको एक्सक्लूसिवली 55% ऑफ मिलेगा। आपको सिर्फ मेरा कूपन कोड गौरव F55 यूज करना है, यानी कि अब सिर्फ 89 रुपीस में 4 फैमिली मेंबर्स कुकू एफएम पर 10,000 प्लस ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, यानी कि बेसिकली फर्स्ट मंथ के लिए सिर्फ 25 रुपया। सो इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए कुकू एफएम ऐप को अभी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, याद रखना ये कोड बस फैमिली प्लान पर ही एप्लीकेबल है। सो स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर लर्निंग विद कुकू एफएम एंड लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। सो हम बात कर रहे थे चौथे फैक्टर की जिसने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स इंडियाज जीडीपी ग्रोथ। अब बेसिकली इसका मतलब है लेबर लॉस को सिंप्लीफाई करना। 2019 में इंडिया ने पहले के एग्जिस्टिंग 44 लेबर लॉस के जगह पर सिर्फ 4 लेबर कोड्स को इंट्रोड्यूस किया। द कोड ऑन वेजेस 2019, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 एंड द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। अब जिनको नहीं पता लेबर लॉस क्या होते हैं उनके लिए मैं बता दूं, लेबर लॉस ना बेसिकली ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो एम्प्लॉइज के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट होने से बचाते हैं। यानी फेयर एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस, प्रॉपर वेजेस, रीजनेबल वर्किंग आवर्स एटसेट्रा, ये सभी हक आपको लेबर लॉस की वजह से मिलते हैं। अगर ये लॉज ना होते तो इंडस्ट्रीज लिटरली डिस्ट्रॉय हो जाती। जैसे फॉर एग्जांपल हमने चाइना के अंदर फॉक्सकॉन कंपनी के इशू को देखा। वहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स और पेमेंट्स में काफी डीले होने के कारण 20,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ रिजाइन कर दिया, जिससे कंपनी के ऑपरेशंस तो ठप पड़ ही गए लेकिन साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे देश का बढ़ गया। अब इस चीज का ऑब्वियसली दूसरे सेक्टर्स में भी एक डोमिनो इफेक्ट पड़ता है और जाहिर सी बात है किसी भी देश का अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी थम सी जाएगी। सेम इंडिया के केस में भी हुआ था 1982-83 मुंबई टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक में, जो उस वक्त का सबसे लंबा चलने वाला और सबसे बड़ा स्ट्राइक था। यह स्ट्राइक वर्कर्स ने वेजेस बढ़ाने, हाउस रेंट और डीए जैसे अलाउंसेस इंप्लीमेंट करने और सिक लीव जैसे हॉलीडेज के लिए किया था। उनको रास्तों पर उतरने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि तब लेबर लॉस काफी वीकली इंप्लीमेंटेड थे और इनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। पर इस स्ट्राइक से हर साल 1200 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन करने वाले टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उस साल करीब 500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, जो बाय द वे आज के लगभग 1200 करोड़ के बराबर है। अब ऐसा नहीं है कि 1980 से लेबर लॉस को अपग्रेड ही नहीं किया गया था। मेन प्रॉब्लम यह था कि कई बार जब लॉस बहुत ज्यादा होते हैं तो उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनमें लूपहोल्स निकाला जाए और कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा हो जाए। सो इसी को कंसीडर करके इंडिया ने लेबर लॉस को रिवाइज करके 44 से अब सिर्फ 4 लेबर कोड्स को लागू कर दिया है। जैसे एक रिवाइज लॉ का यह कहना है कि अगर कोई कंपनी बंद हो रही है या मैस लेऑफ्स कर रही है तो उन्हें इस एक्शन के पहले गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेनी होगी। इससे किसी भी पैंडेमिक या रिसेशन के दौरान होने वाले मैस लेऑफ्स एंड रिजल्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल में रखा जा सकता है। मगर अब सवाल आता है कि क्या वाकई में इन लॉस से जीडीपी बूस्ट हुआ? वेल, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ने इंडिया के लेबर सप्लाइंग स्टेट्स राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में इन लेबर लॉस के इंप्लीमेंटेशन पर एक स्टडी की। इस स्टडी में सामने आया कि इन लेबर लॉस के इंप्लीमेंट होने के बाद भी इन स्टेट्स में ना कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट हुए और ना कोई एडिशनल जॉब्स क्रिएट हुए और ना ही इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिला। तो इन शॉर्ट हम यहां पर यह कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के इस एक्शन का जीडीपी ग्रोथ पर कोई मेजर इफेक्ट अब तक नजर नहीं आया है। मगर गवर्नमेंट ने यह क्लेम किया कि यह चौथा फैक्टर है जिसने जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया। सो हम इसे डेटा की मदद से इस पीरियड स्केल में वैलिडेट नहीं कर सकते, बट होपफुली इंडिया की ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म में यह डिसीजन काम में आए। इंडिया में क्रिएट हुए काफी सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट और एग्रीवेट होने में काफी टाइम लगा और इसीलिए रिफॉर्म्स आने में भी टाइम लग सकता है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ फैक्टर जो है एफपीआई टैक्स कट। सो साल 2022-23 में इंडियन स्टॉक मार्केट एशिया का बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बना और यहां पर पूरे एशिया में सबसे ज्यादा एफपीआई इनफ्लो भी आया। अब एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिसे आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जब एक फॉरेन
फॉरेनर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तब उसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहते हैं। और यही एफपीआई इनफ्लो जुलाई 2019 में बहुत ज्यादा डिक्लाइन पर था। बस इसी को काउंटर करने के लिए अगस्त 2019 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पे लगा हुआ सरचार्ज यानी कि टैक्स 20% से कट करके 5% कर दिया। अब इस मूव से 2019-20 के फोर्थ क्वार्टर में ही ग्राफ ने नेगेटिव से सीधा पॉजिटिव साइड पर जंप कर दिया। बेसिकली इंडिया में एफपीआई इनफ्लोज काफी ज्यादा बढ़ गए। समझो आपकी एक कंपनी है, उसमें कोई पैसे इन्वेस्ट करे तो ऑटोमेटिकली आपके कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, राइट? और बस यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। कंपनी की जगह पर हमारा देश है और ये फॉरेन से आए इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश की वैल्यू यानी कि जीडीपी को बढ़ा रहे हैं। बट 2019 में शुरू हुए इस टैक्स कंसेशन के बारे में इस साल यानी कि 2023-24 के बजट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ और इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट इन कंसेशंस को हटाकर एफपीआईज पर फिर से 20% टैक्स सरचार्ज इंपोज करने वाली है। अब अगर ऐसा हुआ तो हाई चांसेस है कि एफपीआई वापस इंडिया से चले जाएंगे और इसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले फैक्टर की ओर जो एज क्लेम्ड बाय गवर्नमेंट जिसने जीडीपी को मेजर बूस्ट दिया है, वो है रिलैक्सिंग एफडीआई रूल्स। सो रिसेंटली आपने काफी सुना होगा कि एप्पल, बोइंग और वॉलमार्ट जैसी फॉरेन कंपनीज इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ओपन कर रही है। इनफैक्ट दुनिया भर की 67% एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इंडिया को अपना प्रेफर्ड एफडीआई ऑप्शन कहती है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से इन कंपनीज का प्रेफरेंस इंडिया कैसे बन गया? वेल, गवर्नमेंट के ईज्ड एफडीआई रूल्स की वजह से। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एक फॉरेन कंपनी हमारे देश में आकर किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करेगी या फिर खुद का बिजनेस हमारे देश में सेटअप करेगी। अब पहले ऐसा होता था कि हमारे काफी कम सेक्टर्स में एफडीआई अलाउड था। इनफैक्ट डिफेंस और रेलवेज जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में तो एफडीआई बिल्कुल भी अलाउड नहीं था और अगर किसी सेक्टर में एफडीआई अलाउड था भी तो भी उसमें काफी कम परसेंटेज में अलाउड था और कई सारे पेपर वर्क्स और फॉर्मेलिटीज का सामना करना पड़ता था। मतलब ओवरऑल प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट था। बट जैसे ही गवर्नमेंट ने रूल्स को इजी किया, इन्वेस्ट इंडिया इस गवर्नमेंट पोर्टल के मुताबिक पिछले 23 इयर्स में इंडिया में एफडीआई इनफ्लो 919 बिलियन पहुंच गया, जिसमें से 595.25 बिलियन यानी ऑलमोस्ट 600 बिलियन तो सिर्फ पिछले 9 सालों में ही आए हैं। एंड यू वोंट बिलीव, आज इंडियन रेलवे में यूरोपियन कंपनी एल्स्टॉम के 3.5 बिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट अब तक का सबसे बड़ा रेलवे सेक्टर एफडीआई इन्वेस्टमेंट है। इससे इंडिया डोमेस्टिकली लोकोमोटिव्स बनाने वाली 6th लार्जेस्ट कंट्री बन चुकी है। यही नहीं तो जो लोग मुंबई में रहते हैं उन्हें पता होगा कि मुंबई मेट्रो जो रिलायंस और गवर्नमेंट का जॉइंट प्रोजेक्ट है, उसमें फ्रांस का भी 5% एफडीआई इन्वेस्टमेंट है। सो अगर देखा जाए ना तो गवर्नमेंट ने एफडीआई रूल्स के रिलैक्सेशन में 2 मेजर स्टेप्स लिए, जिसमें पहला स्टेप था मेजरली हर इकोनॉमिक सेक्टर इंक्लूडिंग डिफेंस और रेलवेज में 100% एफडीआई अलाउ करना और दूसरा स्टेप था स्टार्टअप्स में एफडीआई थ्रू कन्वर्टेबल नोट्स को अलाउ करना। अब अगर आपको नहीं पता कन्वर्टेबल नोट्स क्या है तो बस सिंपली इतना समझ लो, जैसे शार्क टैंक में शार्क्स किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किए पैसे सूद समेत वापस मांगने के बजाय उस बिजनेस में कुछ % हिस्सा मांगते हैं, बस वही है कन्वर्टेबल नोट्स। अब बढ़ते हैं 7वें और लास्ट फैक्टर की ओर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ई क्लियरेंसेस। गवर्नमेंट के इस एक स्टेप से इंडिया 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पर 142nd रैंक से सीधा 62nd रैंक पर पहुंच गया, क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग पहले किसी कंसाइनमेंट को दिल्ली से यूएस के मेन सिटी तक पहुंचने के लिए 41 डेज का समय लगता था और उन 41 डेज में से 19 डेज तो वो कंसाइनमेंट इंडिया में कस्टम क्लियरेंस या सिंपली पेपर वर्क करते हुए ही बिताता था। इन्हीं सारे क्लियरेंस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन की मदद ले ली। उन्होंने ई सहज, ई वीजा, परिवेश, कार्गो क्लियरेंस और तुरंत कस्टम्स जैसे कई ऑनलाइन ई क्लियरेंसेस को इंट्रोड्यूस किया और उनके इंप्लीमेंटेशन को एक्सपेडाइट किया। इससे बिजनेसेस को आसानी हुई और पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एक सर्वे में यह पता चला कि इंडिया के इस स्टेप ने एमएसएमई सेक्टर को ग्रो करने में सिग्निफिकेंटली हेल्प किया। एंड जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम जी का कहना है, एमएसएमईज आर द बैकबोन ऑफ इंडिया। और अगर एमएसएमईज सिग्निफिकेंटली ग्रो हुई है तो ऑब्वियसली इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो होगी। बट हमने जब इस पर रिसर्च किया तब एमएसएमई के ग्रोथ को लेकर 2016 के बाद कोई ऑफिशियल डेटा रिलीज ही नहीं किया गया है, यानी कि ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम अब तक प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं कर पाए। सो इसे बेसिकली थोड़ा सा फॉलो अप पर रखना होगा।
पर फ्रेंड्स ओवरऑल देखें तो इंडिया के जीडीपी का ग्रो होना इतनी तेज रफ्तार से हम सभी इंडियंस के लिए एक प्राउड मोमेंट है। सिर्फ इस सब में सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में इंडिया के जीडीपी ग्रोथ से हम ग्रो हो रहे हैं एज इंडिविजुअल्स, क्योंकि अगर हम इंडिया की पर कैपिटा इनकम को यूके की पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करें तो यूके का ये जो इनकम है वो $47,000 है, मगर वहीं पर इंडिया का सिर्फ $2,500 है। और इसी मुद्दे को लेकर कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक ने यह कहा कि $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना जरूर इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट है, मगर वहीं पर पॉपुलेशन डिनोमिनेटर के केस में यह हमारे लिए एक रियलिटी चेक है एंड वी हैव स्टिल माइल्स टू गो। और मैं 100% एग्री करता हूं इस फैक्ट से, बिकॉज हमारे लाइफ में जो मेट्रिक सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमें, वो है पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर एक इंसान अपने लेवल पर कितनी कमाई कर रहा है पर मंथ या फिर पर ईयर। और इंडिया के केस में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, स्किल्ड लेबर नहीं होने की वजह से, स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं होने की वजह से ये पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है। सो भले ही हमारी जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है, बट पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और स्किल्ड पॉपुलेशन अब तक नहीं हुई है, इस वजह से पर कैपिटा इनकम काफी सफर कर रहा है, जो बहुत सारे लोगों की क्वालिटी ऑफ लिविंग को खराब कर रहा है। और इस मेट्रिक पर अभी भी और आगे भी हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा। बट आई स्ट्रांगली बिलीव वी आर इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज ये एक प्रोसेस है। इतना बड़ा प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व नहीं होगा, ये शुरू होता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने से, ऑब्वियसली। सो आपका क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट्स में बताना। और इंडिया ने अपने इस बढ़ते इकोनॉमी में अपना हैवी इन्फ्लुएंस ग्लोबली स्प्रेड करना शुरू कर दिया है, वो भी यूपीआई की मदद से इस बार। People in Singapore and India can now send real-time payments to one another. अब सिंगापुर के बाद सऊदी अरेबिया और गल्फ नेशंस में भी यूपीआई इंप्लीमेंट कर लिया और वहां पर भी आप यूपीआई से पेमेंट कर पाओगे। वो कैसे, इस बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया काफी डिटेल में, जो आपको पूरा मामला एक्सप्लेन कर देगा। डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो की अपडेट आप कभी भी मिस ना करो। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम के फैमिली ऑफर का फायदा उठाना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।